नेपाल में पूरी शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी पर आपका क्या कहना? स्वस्थ क्रांति को लेकर ना, देखिए पूरी शंकराचार्य जी एक दूरदर्शी महापुरुष तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रबुद्ध हैं, तपस्वी हैं, जीवन में कोई कलंक या दोष वैसा नहीं है उनका अपवाद, किंतु उनके अगल बगल बहुत से और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी प्रतिभा दुस्सह है, इतनी दुस्सह है कि मतलब ये भूतपूर्व अभूतपूर्व सब उन्हीं के अगल बगल है। स्वस्थ क्रांति की बात रही तो 2008 से ही नेपाल की स्थिति बहुत अधिक डाउन, उससे पहले से भी है, लेकिन पहले तो नया नया लोकतंत्र आया तो लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया, लेकिन उसके दुष्परिणाम का अनुभव अपनी बुद्धि की सीमा में हम समझते हैं 2008 से अधिक है। और 1.5 दशक के अंतर्गत लगभग 15, 16, 17 बार वहाँ की सत्ता का परिवर्तन होना ये जनता को बहुत क्षुब्ध कर गया। अब इसमें एक बात पर और आपत्ति है हमको, इसको जो वहाँ क्रांति हुई है इसको जेएनजी क्रांति या उस प्रकार से जेएनजी रिवॉल्यूशन ऐसे कह रहे हैं वो लोग। ये दिखा रहे हैं कि युवा वर्ग ने, वो भी ऐसा युवा जो 2000 के बाद का जन्म लिया हो, जिनकी अवस्था 25-26 साल के अंतर्गत की हो, उसने यह क्रांति कर दी जो विश्व में एक इतिहास है। मैं अनुभव करता हूँ, हालांकि हम लोग भी अब वही प्रचलन में हो गया तो जेएनजी रिवॉल्यूशन कह देते हैं, लेकिन वो हिंदुओं की क्रांति है, ऐसा हमको अनुभव होता है। और नेपाल की जो सनातनी जनता है उसका आकर्षण संबंध सांस्कृतिक या बौद्धिक रूप से भारत से निकट है, मतलब भारत और नेपाल की जनता का सामंजस्य अपने आप में है। किंतु नेपाल के शासन तंत्र की कुछ वर्षों में स्थिति चीन के प्रति हो गई, तो जनता चाहती है भारत का साथ और शासन चाहता है चीन का साथ, तो ये वैचारिक मतभेद भी देखने को मिला वहाँ कि जनता कुछ और चाहती है, शासन कुछ और चाहता है, तो वहाँ तो संघर्ष होगा। भ्रष्टाचार, शासन का अमानवीय दमन चक्र, ये सब जनता के उस आक्रोश को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। किंतु स्वस्थ क्रांति कहना अतिशयोक्ति है। क्यों है? क्रांति स्वस्थ कब होती है? जब वहाँ न्यायोचित रीति से सत्ता का अधिग्रहण करके शोधन किया जाए। लेकिन आप एक महिला को चौराहे पर जिंदा जला दे रहे हैं, ये क्रांति हो सकती है, स्वस्थ नहीं हो सकती, ये एक विकृति है। ठीक है, आपको उसके प्रति आक्रोश था, आप उसको अपने संविधान मानते हैं ना, संविधान के अंतर्गत कोई भ्रष्टाचार का दंड निर्धारण किया गया होगा। अभी सुशीला कार्के इत्यादि का नाम आ रहा है सामने कि वो उस सरकार के नेतृत्व में आगे आएंगी, वो सब करेंगे अपना निर्णय, लेकिन आप सीधे ऑन द स्पॉट चौराहे पर जला दे रहे हैं, ये अमानवीय है ना। मारने में भी देखा जाता है कैसे मारा, उसमें क्रूरता की क्या बात थी, है ना। रेरेस्ट ऑफ फेलियर क्यों कह देते हैं कई बार वर्डिक्ट में, भाई गला काट देना भी हत्या ही है, लेकिन वो उसके आप गंभीरता देखें कितना अधिक क्रूर था ये, तो ये उचित नहीं। अथवा ऐसे संस्थान जो आपके राष्ट्र की संपत्ति हैं, जिनको बनाने में आपके राष्ट्र की संपदा, ऊर्जा, परिश्रम का विनिवेश हुआ है, उनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, सांस्कृतिक चीज़ों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्रांति के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व तैयार रहते हैं। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, 150 अच्छे लोग भी जा रहे हो, 2 गुंडे घुस जावे, पूरी क्रांति बदनाम। और ये कोई बहुत भारी मेहनत का काम नहीं है। तो जिस प्रकार के लोग वहाँ पर क्रांति में क्रांतिकारी का मुखौटा पहनकर घुसकर अमानवीयता कर रहे हैं, वो उस क्रांति के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पूरी शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि शुरुआत नेपाल से होगी और इसका बहुत अधिक लक्षण देखने को मिल रहा है। अभी तो उपद्रव ही हम समझेंगे, क्रांति शब्द भी हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। सत्ता का परिवर्तन उपद्रव पूर्वक विरोध के कारण, इतना अभी ठीक है। और इसको स्वस्थ तब हम मानेंगे जब एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी, आपका लोकतंत्र जो है वह व्यावहारिक रूप में रहे लेकिन निरंकुश न हो सके, इसके लिए राजा का उस पर निरीक्षण नियंत्रण बना रहे। इस भाव से अगर होगा तो जनता सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उससे संतुष्ट रहेगी। ये हमारा अभी तात्कालिक चिंतन है। भविष्य में क्या होता है वो तो अभी अप्रकाशित ही है।